अच्छा, मेरे पे नाम मत लगा देना इसमें कि कह देंगे कि बहुत सारे टीचर्स के पास जाके लड़ रहे हो कि मैम प्रैक्टिकल फाइल वापस दे दो, हम सबमिट नहीं कराएंगे। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि तुम्हें प्रैक्टिकल फाइल सबमिट नहीं करानी है। मैं यही बोल रही हूँ, सबमिट जरूर कराना प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। ऑफकोर्स ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ ये चेक होने के बाद ही होती है, कि प्रॉपर चेक हो गई, टीचर ने साइन लगा दिया, मार्क्स मिल गए, उसके बाद की बातें हैं ये सारी, ठीक है। मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल, और आज की वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में कि कैसे देने हैं, वाइवा कैसे होता है, रिटन पेपर, एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट फाइल और सारी चीज़ों के बारे में। पहले इन जनरल थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी बच्चा देख रहा है जिसके पास ये सब्जेक्ट्स नहीं भी हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस, तो भी उसकी इस वीडियो को देखने से हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी इन जनरल। और फिर मैं पर्टिकुलरली एक एक सब्जेक्ट के बारे में इन डिटेल्स बात करूंगी। ये वीडियो इस तरीके से डिफरेंट होगी कि इसमें एक तो हिंदी में होगी डेफिनेटली, और साथ ही साथ मैं सिर्फ इस बार अपने एक्सपीरियंस ही नहीं बल्कि अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस भी, जो भी मेरी क्लासमेट्स थे उनके एक्सपीरियंस भी इस वीडियो में ऐड कर दूंगी, ताकि आपकी हेल्प हो सके, आपको समझ आए कि टीचर्स किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे सवाल पूछे थे प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड, वो भी मैं इसी वीडियो में इंक्लूड करके किसी तरीके से उनका भी आंसर दे दूं। और स्पेसिफिकली अगर आपके कोई स्पेसिफिक सवाल हैं अपने प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल को लेके, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आपको जानना है कि वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो भी आप मुझे अपना टॉपिक कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी एक वीडियो बना दूं कि अगर बहुत सारे टॉपिक्स हुए तो कि किस टॉपिक में से किस तरीके के एग्जामिनर्स आपसे सवाल पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो हाँ, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक बात करते हैं थोड़ी सी प्रोजेक्ट फाइल के बारे में। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो तो बहुत बच्चों का सवाल होता है, पता नहीं ये क्यूरियस सवाल है या कुछ अटपटा ही सवाल है ये, कि A3 साइज पे क्या हम बना सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बना सकते। बहुत ही रेयर केस सिनेरियो होगा जिसमें अगर हम A3 पे प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं। ये A3 पे सिर्फ तभी प्रोजेक्ट बनाना है अगर सब्जेक्ट होम साइंस है या फिर आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट है, और स्पेसिफिकली टीचर ने मेंशन किया हुआ है कि ये जो प्रोजेक्ट बनेगा वो A3 साइज पे बनेगा तो ही बनाना है। नहीं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए कभी भी A3 पे प्रोजेक्ट नहीं बनता है, ठीक है। और A3 पे पेस्टल कलर शीट्स, जो लाइट कलर की शीट्स होती हैं वो वाली यूज़ करना, बहुत ज़्यादा डार्क मत यूज़ करना, नहीं तो जो भी लिखोगे शीट्स पे वो दिखेगा नहीं। क्योंकि प्रोजेक्ट फाइल में जो भी आप बनाएंगे वो सब कुछ हैंड रिटन होना चाहिए। कभी भी प्रोजेक्ट फाइल जब बना रहे हो तो उसमें सीधा सीधा प्रिंट आउट्स नहीं दे देते हैं, फोटो स्टेट कॉपी नहीं दे देते हैं। टीचर्स वोंट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ वर्क, कि जो आपकी टीचर्स हैं वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि आप सीधा सीधा प्रिंट आउट और फोटो स्टेट निकाल के दे दें। बहुत सारी टीचर्स ऐसे बोलती भी हैं कि आप हैंड रिटन दें, और अगर टीचर नहीं भी बोलती तो भी इस टाइप का काम जो होता है वो साफ दिखा रहा होता है ये चीज़ को कि आपने अपने प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है। और फिर एक वो होता है ना कि यार इफेक्ट पड़ता है, देखने से पता चलना चाहिए कि काम किया है, तब जाके तो कहीं मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो एक वो इंप्रेशन खराब सा हो जाता है, राइट। और वैसे भी सारी टीचर्स यूजुअली रिकमेंड करती ही हैं कि हैंड रिटन होना चाहिए, प्रिंट आउट और फोटो स्टेट वाला नहीं होना चाहिए काम, ठीक है। कंटेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट फाइल में ये सारी चीजें जरूर होनी चाहिए। एक्नॉलेजमेंट, टॉपिक, इंडेक्स प्रॉपर सारा एक एक पॉइंट, एक एक चीज मेंशन होगी इंडेक्स में कि क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं, चाहे वो एक्सप्लेनेशन है, चाहे वो वर्किंग है, जो भी है। जैसे कि अगर कोई फिजिक्स का मॉडल है तो उसमें वर्किंग आ जाएगी, प्रिकॉशन आ जाएगा, डायग्राम आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, जो भी मतलब जो भी एक एक चीज मेंशन करो इंडेक्स में, ठीक है। एक भी चीज ऐसे छूटनी नहीं चाहिए जो तुमने मेंशन ना करी हो। और अब कुछ बच्चों का ये सवाल था कि जैसे ये मेरा इंडेक्स हो गया, ठीक है। अब ये वाले मेरे पेजेस हैं। अब जैसे मैं टॉपिक लिख रही हूँ वर्किंग, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या मैं वर्किंग यहाँ लिखूं एक पेज पे, ये वाली साइड खाली छोड़ के, और फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करूं, या फिर कुछ बच्चे कहेंगे हम वर्किंग को इसी पेज की हेडिंग पे डाल देते हैं और यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों ठीक है, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि इस तरीके से लिखा जाए कि वर्किंग यहाँ पे हेडिंग डाल दी और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे करने से पेज वेस्ट होगा और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज बढ़ाने के लिए इस टाइप से लिखा हुआ है, बट फिर भी ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे निर्भर करता है, आपकी चॉइस है आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं ये प्रेफर करूँगी, बट आपकी मर्जी है आपको कैसे लिखना है। इस चीज़ पे कोई भी मार्क्स कट नहीं कर सकता आपके, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बिब्लियोग्राफी। काफ़ी बार जब लोग, सभी को पता है यार, देखो ये बात कोई छुपी हुई नहीं है कि सभी बच्चे जो भी प्रोजेक्ट है, सपोज अगर फिजिक्स का है कि अगर सर्किट वर्किट है तो सभी बच्चे बाहर से लेते हैं।
कोई भी बच्चा अपना दिमाग एक्चुअल में लगाता नहीं है कि सर्किट बनाएंगे बैठ के एक एक चीज़। बहुत ही कम बच्चे होंगे, रेयर केस सिनेरियो, वो अलग ही बात है, बट बाकी बच्चे जितने भी होंगे वो मार्केट से लेंगे। तो जो प्रिंट आउट और फोटो स्टेट्स लेते हैं उनमें अक्सर बिब्लियोग्राफी में ये होता है कि 3 पॉइंट्स लिखे होते हैं कि इंटरनेट से लिया है, यहाँ से लिया है, बुक्स से देखा है और यहाँ से देखा है। बस 3 पॉइंट्स डाल के छोड़ रखे होते हैं। ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा ओरिजिनलिटी डालनी है, थोड़ा सा कंटेंट को चेंज करने की कोशिश करो, थोड़ा सा अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो। और बिब्लियोग्राफी में एटलीस्ट 10 पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे कि किसी फलाना फलाना ABC वेबसाइट का लिंक दे दिया, फिर सेकंड में हमने लिख दिया कि हमारी इस बुक ने हेल्प करी। इसी तरीके से 10 पॉइंट्स, थोड़ी सी ओरिजिनलिटी लाओ, नहीं तो सभी बच्चों का सेम होगा ऑलमोस्ट, राइट। कंक्लूजन जरूर लिखना है, हर चीज में कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन के बिना कोई भी प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट माना जाता है और उस पर बिल्कुल भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। कंक्लूजन के लिए एक प्रॉपर पेज होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या कोई भी और सब्जेक्ट है, राइट। अपनी प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, जो भी फाइल है उसको कवर कर लेना और नीटनेस होनी चाहिए फाइल में। अब मैं यहाँ पर कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, इन जनरल वाले एक्सपीरियंसेस हैं और बाकी बायोलॉजी, फिजिक्स, उन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर बता दूंगी बाकी सबके एक्सपीरियंस। बट ये वाली चीज़ें, ये वीडियो स्पेसिफिकली जो तुम देख रहे हो, ये अपनी टीचर्स को शेयर मत कर देना, पर जब बाद में मुझे फ़ोन आ रहे हैं एक एक कह के क्या बकवास कर दी, ये क्या बता रहे हो तुम बच्चों को, ठीक है। तो बता रही हूँ, वैसे बताना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें बोला जाता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, या कुछ चीज़ें, हर चीज़ अब मैं नहीं बताऊँगी तुम्हें, तुम खुद अपना दिमाग भी लगाओ थोड़ा बहुत, ठीक है। कुछ चीज़ें बताने लायक है नहीं, ठीक है। हमें तो बहुत कुछ बोला जाता है, उस बोले जाते हुए पर मत जाना, बहुत कुछ अलग ही हो रहा होता है, ठीक है। सभी के स्कूल में हो रहा होता है, सिर्फ हमारा स्कूल स्पेशल नहीं है, ठीक है। तो हमें बोला जाता है कि जो भी तुम प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे वो CBSE जाएंगी या फिर कहीं और जाएंगी, सबमिट होंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या हो रहा था मेरे स्कूल में, प्री प्रैक्टिकल टाइप का काइंड ऑफ चीज़ हो रही थी। प्रैक्टिकल नहीं था ये, प्री प्रैक्टिकल था, प्री बोर्ड्स की तरह ही प्री प्रैक्टिकल समझ लो। और मेरा बाई चांस इतना उस दिन बैड लक था ना उस दिन, मतलब मेरा रोल नंबर पता नहीं कौन सा था, तो मेरी आगे वाली का, मेरे पहले वाले रोल नंबर वाली का प्रैक्टिकल हो रहा था। मतलब टीचर उससे क्वेश्चंस पूछ रही थी ऐसे वाइवा, और हम सब टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे थे। केमिस्ट्री लैब थी और टीचर हमारी काफ़ी लीनियंट थी और बहुत ही अच्छी थी केमिस्ट्री की। हमारे स्कूल में बाय चांस बहुत ही अच्छी टीचर मिली थी। वो इतनी अच्छी टीचर थी, वो रिटायर हो गई, बट उन्होंने स्टिल पढ़ाना बंद नहीं किया क्योंकि वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहती थी। बहुत ही सही टीचर, मतलब एकदम इतनी फ्रैंक और इतनी सही ना, मतलब जेम टीचर जो होती है ना, एकदम वही वाली टीचर, राइट। सो पहले तो प्रैक्टिकल फाइल के बारे में, तो क्या होता है, तो ये प्रैक्टिकल चल रहा था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है बट मुझे थोड़ा बहुत याद है क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है ये, राइट। सो हम सब ने अपनी प्रैक्टिकल फाइल साइड में रख दी थी सबमिट कराने के लिए, और सब प्रैक्टिकल कर रहे थे, टाइट्रेशन और वो सारी चीज़ें केमिस्ट्री का। और तो हुआ क्या, सब बच्चों ने रख दिया। टीचर ने बोला अगर किसी को वैसे ही लेनी है तो ले लो प्रैक्टिकल फाइल अपनी, कि मतलब हो सकता है CBSE ना जाती हूँ, रद्दी में जाती हूँ, जो हम सभी को पता है, बट कहाँ जाती होंगी किसी को नहीं पता। शायद अब सिस्टम चेंज हो गया और शायद CBSE में जाती हूँ। मेरी जो आगे वाली लड़की थी उसने उठा लिया, आधे से ज़्यादा बच्चों ने, सभी ने अपनी प्रैक्टिकल फाइल उठा ली। और क्योंकि मेरा वाइवा हो रहा था उसी टाइम, तो मैं प्रैक्टिकल फाइल उठा नहीं पाई। और वहीं पर वो जो क्या कहते हैं उनको, दादा जो वो होते हैं, हेल्पर होते हैं केमिस्ट्री लैब के हेल्पर नहीं, जो दूसरे वाले हेल्पर होते हैं, वो आए और उन्होंने सारी प्रैक्टिकल फाइल्स उठाई और वो चले गए। मतलब कुछ बच्चों ने रखी भी थी, अगर रखनी है तो रख सकते हैं, बट यूजुअली ऐसे ही कहते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल सबमिट कर देनी चाहिए क्योंकि CBSE जाती हैं, उन्हें देखना होता है, पता नहीं क्या देखना होता है, होती हैं नहीं होती हैं, बट दैट्स टोटली डिफरेंट। और वैसे भी यार अगर करनी है तो कर दो, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल का वैसे तुम्हारे पास अब कोई काम होगा नहीं, पर मैं यहाँ पे कुछ ऑपोजिट चीज़ रिकमेंड कर रही हूँ। अब तुम्हें पता चल गया कि क्योंकि कुछ स्कूल्स में हो रहा होगा कि बच्चे उठा रहे होंगे प्रैक्टिकल फाइल, बट आई वुड सजेस्ट कि अपनी प्रैक्टिकल फाइल मत उठाना, सबमिट होने देना। यहाँ पे हाँ मैं उल्टी चीज़ सजेस्ट कर रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ मैं वही सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा क्यों कह रही हूँ, ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो प्रैक्टिकल तो तुम पास कर लोगे अच्छे मार्क्स से, प्रैक्टिकल्स में तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और तुम्हें इस प्रैक्टिकल फाइल की ज़रूरत दोबारा नहीं होगी। बट वो जो प्रैक्टिकल फाइल सबमिट होती हैं उनमें से कुछ प्रैक्टिकल फाइल्स जो होती हैं वो टीचर्स, और कुछ प्रोजेक्ट्स टीचर्स निकाल के, जो टीचर्स को बेस्ट लगते हैं, मैंने खुद देखा है, वो निकाल के वो रख लेती हैं अगले साल के बच्चों की हेल्प कराने के लिए। तो उसमें सीरियसली बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, मेरी भी काफ़ी हुई है। जैसे कि केमिस्ट्री का जो चॉकलेट एनालिसिस टॉपिक है, उसका कहीं से भी कुछ भी नहीं मिलता है बाहर से, सब एक एक चीज़, एक एक पेज जो हम बनाते हैं ना, वो 100 पेजेस का प्रोजेक्ट वो खुद ही बनाना होता है। तो
फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो उसके लिए मेरे पास कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं था एज सच, बट क्योंकि मेरी जो केमिस्ट्री की टीचर्स थी, ये दूसरी वाली टीचर थी, इन्होंने पहले से ही पिछले साल के कुछ बच्चों के प्रोजेक्ट फाइल्स रखे हुए थे लैब में अपने पास। होती होगी टीचर्स को ये अलाउंस की वो रख सकते हैं, तो उनमें से देखा हमने, थोड़ा बहुत रेफरेंस मिला, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं मिला, बट इंडेक्स से और काफ़ी चीज़ों से हेल्प हुई। तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि अपनी प्रैक्टिकल फाइल वहीं सबमिट करा देना। प्रोजेक्ट फाइल तो देनी ही पड़ती है, बट प्रैक्टिकल फाइल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि स्कूल में कि कहो कि टीचर को जाके मैम प्रैक्टिकल फाइल हमें हमारी वापस दे दो। ऐसा नहीं था। हमारी टीचर बहुत ज़्यादा लीनियंट थी, बहुत ज़्यादा ही लीनियंट थी। जेम टीचर बता दी हूँ मैं तुम्हें, मतलब हमारी वाली टीचर ने बहुत ही छूट दे रखी थी बच्चों को, थोड़े से ऐसे कर लो, मतलब बहुत ही फ्रेंडली नेचर और बहुत ही सही टीचर। बट येस, आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि चाहे प्रैक्टिकल फाइल वहाँ रखने का या लेके घर खुद अपने साथ घर लेके जाने का ऑप्शन हो, तो भी वहाँ पे सबमिट करा देना। बहुत बच्चों की हेल्प हो जाएगी। और अगर CBSE जाती हैं तो भी सबमिट तो हो ही जाएंगी, या रद्दी में भी जाती हैं जो वो भी अलग बात है। अच्छा, मेरे पे नाम मत लगा देना इसमें कि कह देंगे कि बहुत सारे टीचर्स के पास जाके लड़ रहे हो कि मैम प्रैक्टिकल फाइल वापस दे दो, हम सबमिट नहीं कराएंगे। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि तुम्हें प्रैक्टिकल फाइल सबमिट नहीं करानी है। मैं यही बोल रही हूँ, सबमिट ज़रूर कराना प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये चेक होने के बाद ही होती है, कि प्रॉपर चेक हो गई, टीचर ने साइन लगा दिया, मार्क्स मिल गए, उसके बाद की बातें हैं ये सारी, ठीक है। ऐसा मत करना कि पहले मार्क्स ही नहीं लगा रहे, चेक भी नहीं करा रहे, तो फिर तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे ही नहीं 30 में से, ठीक है। हर स्कूल का अलग अलग होता है। अब तो कैमरास भी लग चुके हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी हो चुकी है, सो दैट टोटली डिपेंड्स। बट मेरे अकॉर्डिंगली तुम्हें सबमिट करा देनी चाहिए, बाकी बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें रखनी है अपने पास, रखनी वखनी का कोई चक्कर नहीं है। अपने दिमाग में क्लियरिटी रखो, अपना फोकस सारा उसी टाइम प्रैक्टिकल पे रखो, ना कि प्रैक्टिकल फाइल पे और बाकी चीज़ों पे, ठीक है। कि अगर किसी को बाय चांस प्रैक्टिकल फाइल बाद के लिए भी चाहिए हो, जैसे अपनी किसी कजन्स वजन्स के लिए, तो फिर अपनी प्रैक्टिकल फाइल की घर से ही फोटोज क्लिक कर लेना, फिर ही लेके जाना स्कूल में, ताकि तुम्हारे पास एक रेफरेंस रहे। अगर तुम्हारी कोई कज़न वजन है तो तुम उन्हें पिक्चर्स सेंड कर पाओ कि यही वाली पिक्चर्स हैं और ऐसे ऐसे बनानी है प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। बट ज़रूर सबमिट करके आना प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। ऑफकोर्स मार्क्स लगवाने के बाद सबमिट कर देना। टीचर्स प्रॉपर वहाँ पे हमारे सामने भी लिस्ट होती थी, टीचर्स मार्क्स लगा रही थी, ऐसे ऐसे लिस्ट को छुपा छुपा के, जैसे दिखेगा नहीं पर दिख रहा होता था। उस सभी को अंदाज़ा भी लग जाता है टीचर कितने मार्क्स लगा रही होती है, राइट। ऐसे क्या होता है ना, टीचर ऐसे छुपाने की कोशिश करती है, बट जब तुम लिख रहे हो 28 या 29, तुम्हारी राइटिंग के तरीके से पता चल जाता है कि तुम कितने मार्क्स लिख रहे हो, राइट। तो ये सब तो सभी को पता है, ठीक है। दूसरी चीज़, क्वेश्चंस पूछने के बारे में। क्वेश्चन जैसे कि मैं अपनी टीचर के पास गई, जब मेरा वाइवा चल रहा था तो मेरी टीचर ने 1-2 सवाल पूछे, तो फिर मैंने सबके सही आंसर दिए, और फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आगे मैंने कह दिया बस। तो फिर टीचर कहती है अच्छा और सवाल पूछूं फिर तुमसे। मैं कहा नहीं मैम नहीं, तो फिर मैं चली गई वहाँ से। मतलब एक इतना हाइप बना रखा था ना प्रैक्टिकल का हमारे स्कूल में, इतना दिमाग में कि मतलब पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे। वो उस टाइम मेरे को इतनी खुशी हो गई ना कि बस इतने ही क्वेश्चन, बस ये तो आते थे तो ईजी थे। इतना ज़्यादा मत खुश हो जाना कि टीचर तुमसे और खुंदस में आके सवाल पूछ ले 10-15 और बाकी के तुम्हें जवाब ना आते हो, ठीक है। तो कोशिश करना थोड़ा कम चौधरी और कम नर्ड बनने की। बाकी तुम्हें बनना है तो बन सकते हो अगर सब कुछ आता है तो, डेफिनेटली दैट टोटली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि तुम्हें कितना आता है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो तुम्हें खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी प्रैक्टिकल्स की। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके अभी तक प्रैक्टिकल स्कूल में शुरू ही नहीं हुआ है, उन्होंने मुझे बताया बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में। सो यस, उसके बारे में घबराने की बात नहीं है। डेफिनेटली स्कूल पहले प्रैक्टिकल्स करवाएगा और उसी के बाद तुम्हारे प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे, ठीक है। मैं कहा जब इतनी बात कर ही ली है केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की, तो सीधा केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से ही बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट फाइल प्रॉपर बनी होनी चाहिए पूरी, ठीक है। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की मेरा चॉकलेट एनालिसिस टॉपिक था, तो प्रॉपर मेरी बनी हुई थी एक एक चीज़ प्रैक्टिकल फाइल की। लैब में क्या क्या परफॉर्म करना होता है तुम कहोगे, लैब में टाइट्रेशन होती है मेन, और सॉल्ट एनालिसिस, ये 2 चीज़ें मेन है। ये 2 चीज़ें रट्टे मार के सिर्फ मत जाना, समझ के जाना अच्छे से। टीचर ऑफ कोर्स एक बार करके दिखाएगी, जिन जिन बच्चों के प्रैक्टिकल्स अभी तक नहीं हुए हैं, समझ लेना, दिमाग में बिठा लेना कि किस तरीके से करनी है, और लैब में परफॉर्म करना। लैब में परफॉर्म कुछ बच्चों ने किया ही नहीं होता, टाइट्रेशन परफॉर्म लैब में क्यों नहीं किया होता, क्योंकि प्रैक्टिकल्स वाले दिन कभी कभार जैसे कुछ बच्चों के पीरियड सैटरडे को होते थे, और सैटरडे को तो सभी बच्चों ने छुट्टी मारनी है, तो फिर टाइट्रेशन परफॉर्म किया नहीं होता है, आता नहीं है उसके बाद। और सॉल्ट एनालिसिस का भी यही हाल होता है, जैसे जितने बच्चे प्रैक्टिकल दे रहे थे उनमें से सिर्फ 70% को सही से आता था सॉल्ट एनालिसिस, और बाकी बच्चे क्योंकि हर अगले दिन तो छुट्टी मारनी होती है स्कूल से, आएगा कैसे।
हर प्रैक्टिकल क्लास मिस कर रखी होती है। क्योंकि क्या होता था, क्योंकि हमारे पीरियड्स भी तो इसी हिसाब से होते थे कि कुछ प्रैक्टिकल के 2 पीरियड्स दे दिए और उसी दिन 1-2 पीरियड्स पीटी के हो गए। 2 पीरियड्स पीटी के मतलब टाइम वेस्ट, और फिर बच्चे उस दिन छुट्टी मार लेते हैं। ठीक है, ये बहुत स्कूल्स में होता है, बट कोई नहीं, तुम पीटी के पीरियड को टाइम वेस्ट मत समझो। उस दिन तुम स्कूल में अपनी क्लास में बैठ के पढ़ाई कर सकते हो 1 घंटा, बट प्रैक्टिकल्स कभी मत मिस करना। अभी तो ऑब्वियसली सभी के मिस हो ही रहे हैं, कोरोना वायरस है, राइट। बट इन केस आगे स्कूल खुलता है और तुम्हें ऑप्शन मिलता है तो ये हरकत मत करना, क्योंकि 12th और 11th में सभी ऐसे करते हैं, बहुत सारी हॉलीडेज, बहुत सारी छुट्टियां मारते हैं, राइट। सो दैट्स दैट। टाइट्रेशन वहाँ पे परफॉर्म करनी होगी। ऐसा मत समझना कि रट्टे मार के चले जाएंगे और सीधा जो ऑब्जर्वेशन है वो लिख देंगे। टीचर वहाँ पे आके देखेगी तुम्हारी टाइट्रेशन कि उसमें पिंक कलर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और सॉल्ट एनालिसिस भी टीचर, जैसे मेरा MGSO4 निकला था, पूछेगी तुमसे कि तुमने क्या क्या किया है, कैसे किया है। तो ऐसे नहीं करना है कि मेरी सामने वाली को और साथ वाली को ये मिला है तो ये वाला और ये वाला तो मेरा हो ही नहीं सकता, और ये वाला और ये वाला भी नहीं हो सकता। और अगर ऐसे करके कुछ लोगों का निकल भी आता है, बट स्टिल ये हरकत मत करना, क्योंकि टीचर तुमसे पूछेगी तुमने इसमें ये डाला वो डाला, क्या क्या डाला तुमने, जो भी सब कुछ बता देना। और प्रॉपर तुम्हें ये शीट पे लिखना भी होगा, राइट। तो हाँ, क्योंकि तुम्हें बता दूं केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में ये जो सारी चीज़ें हैं, टाइट्रेशन, सॉल्ट एनालिसिस और ये सारी चीज़ें, एक वहाँ पे प्रैक्टिकल का पेपर भी होता है, उसमें तुम्हें सारी चीज़ें लिखनी भी होती हैं, ठीक है। अब करते हैं बात वाइवा की। कुछ बच्चे ये कह रहे होते हैं, कुछ बच्चे वहाँ पे, बहुत ही कम बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि जो लैब असिस्टेंट होते हैं ना, उनसे जाके पूछ लो। ये हरकत मत करना। अगर लैब असिस्टेंट ने तुम्हारे टीचर को जाके बता दिया, तुम्हारा पेपर कैंसिल हो जाएगा वहीं पे। इससे अच्छा है पढ़ के जाओ। सही बता रही हूँ, सही में पढ़ के जाना सॉल्ट एनालिसिस। ये हरकत बिल्कुल मत करना कि लैब असिस्टेंट से पूछ लेते हैं, किसी फ्रेंड की हेल्प ले लेते हैं, ऐसा मत करो। बोर्ड एग्जाम्स है यार, एक बार पढ़ के चले जाओ। ये लास्ट एग्जाम्स होने वाले हैं तुम्हारे, उसके बाद सब कुछ फिर भी थोड़ा चिल्ड आउट हो जाएगा कॉलेज में, राइट। डेफिनेटली उनके लिए नहीं होगा जो केमिस्ट्री ऑनर्स और फिर बायोलॉजी ऑनर्स और डॉक्टर्स में जाएंगे, बट स्टिल बाकी बच्चे जिन्होंने स्ट्रीम चेंज कर लिया, फिर जिन्होंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स ले लिए, उनके लिए हो जाएगा, राइट। सो दैट्स अनदर थिंग, टोटली डिफरेंट टॉपिक। बट अभी यहाँ पे आते हैं वाइवा में क्या करना है। वाइवा में सबसे पहले तो जो भी तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल है उसमें से भी सवाल आ सकते हैं, केमिस्ट्री के किसी चैप्टर्स में से सवाल आ सकते हैं, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। जैसे कि मेरे चॉकलेट एनालिसिस में जो कि प्रोजेक्ट फाइल थी, उसमें एक टर्म थी डाइमेथाइल ग्लाइक्सिन, ठीक है। डाइमेथाइल ग्लाइक्सिन वहाँ पे लिखा हुआ था मेरे प्रोजेक्ट में। टीचर ने मुझसे स्ट्रक्चर पूछ लिया, तो स्ट्रक्चर तो मुझे याद नहीं था, बट हमने तुक्का लगाया और स्ट्रक्चर ठीक निकला और टीचर ने कहा जाओ, और हम खुशी से वहाँ से चले गए, राइट। तो ये हुआ। बट स्टिल जो भी प्रोजेक्ट में एक एक चीज़ है, कोई भी ऐसा केमिकल फॉर्मूला आ रहा है, तुम्हें लगता है प्रोजेक्ट में आएगा, उसका फॉर्मूला प्रॉपर लिख देना। फॉर्मूला ना लिखने के मार्क्स कटते हैं, फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला लिखा हुआ था मैंने शायद से, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ था आई गेस। सो स्ट्रक्चर बनाना है नहीं बनाना है वो तुम्हारे ऊपर है, बट फॉर्मूला ज़रूर लिखना। जो भी तुम नाम लिख रहे हो डाइमेथाइल ग्लाइक्सिन, उनके फॉर्मूला साथ साथ में लिख देना, और उन सब का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। जो भी तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल का टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी केमिकल्स या जो भी चीज़ें तुम यूज़ कर रहे हो उन सारी चीज़ों का, राइट। यू गेट द पॉइंट। एक और बात, कुछ टीचर्स बहुत अच्छी होती हैं, हमारी टीचर्स बहुत अच्छी थी, मैंने तुम्हें बताया था केमिस्ट्री की टीचर्स बहुत अच्छी थी हमारी, जितनी भी थी बाई चांस। तो उन्होंने सभी बच्चों को ऐसे फोटो स्टेट निकलवा के दिए, केटान्स और एनान्स के। टीचर तुम्हें कुछ भी निकलवा के दे कि सॉल्ट एनालिसिस किस तरीके से होना है, और इन शॉर्ट तुम्हें फॉर्मूलाज दे दिए कि इसमें ये वाला केमिकल डालना है। पहली बात तो ये, टीचर ने जो भी तुम्हें लिख के फोटो स्टेट करवा के दिया है उसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखो। इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि किस तरीके से टीचर ने लिखा हुआ है। एक तो टीचर की, सारी केमिस्ट्री वाली टीचर्स की उनकी गलती नहीं है, इतनी ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ लिया तो कुछ कह भी नहीं सकते, और इतनी हेल्प भी कर रही हैं टीचर्स। ऐसे 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 राइटिंग होती है सारी केमिस्ट्री वाली टीचर्स की, पता नहीं क्यों, बट कुछ समझ आ नहीं रहा होता है उसमें, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख के सारा उसको लिखना पड़ता है। तो उसको अपने हैंड राइटिंग में लिखना, सबसे पहली चीज़ तो यही है। और फिर ही उसको याद करना, उसके फर्रे मत बना के लेके जाना प्रैक्टिकल एग्जाम में, क्योंकि फिर तुम्हारी टीचर पे भी ब्लेम आएगा और तुम पे भी आएगा कि पहली बात तो टीचर वॉज नॉट सपोज टू हेल्प यू दिस मच। हमारी सारी क्लासेस को निकलवा के दिए थे, बट स्पेसिफिकली हमें ये बोला गया था कि उन्हें फर्रों की तरह मत यूज़ करना, उन्हें सिर्फ लर्न करने के लिए यूज़ करना, राइट। सो दैट्स दैट। फर्रे मत बनाना, हैंड रिटन अपने नोट्स बना लेना उनके, और खुद याद करना उन्हें, और फिर ही सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म करना, ठीक है। केमिस्ट्री की प्रोजेक्ट फाइल के बारे में, कॉन्सेंट्रेशन टेबल और एक वो पेज होता है जिसपे सेपरेटली बड़ा बड़ा एम लिखा होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कॉन्सेंट्रेशन टेबल जिसका मतलब है रिजल्ट, और एक वो एम वाली चीज़, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो बिल्कुल लिखना मत भूलना है, 2 चीज़ें तो ज़रूर ही होनी चाहिए प्रोजेक्ट फाइल में, राइट।
और कुछ बच्चे कहेंगे अगर जो कॉन्सेंट्रेशन टेबल है वो हमें बनानी है, ठीक है, पर हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किया हुआ, तो तुम नहीं बना सकते, साफ सी बात है। उस पेज को खाली छोड़ दो, ज़रूरी है कुछ ना कुछ लिखना है वहाँ पे, उस पेज को एम्प्टी छोड़ दो बस उसके लिए। और जब तुम प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तब तुम वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और जो भी तुम्हारे रिजल्ट्स निकल के आएंगे तब वहाँ पे लिख लेना, वैल्यूज ऐड कर लेना, साफ सी बात है। सबको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस चल रहा है, मुझे पता है सबको टाइम नहीं मिला है और कुछ बच्चों के स्कूल में प्रैक्टिकल्स नहीं भी हुए हैं। टीचर्स तुम्हें टाइम देंगी परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिकल्स को, और फिर ही जाके कहीं तुम्हारे बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होंगे, तो ये सारी टेंशन तुम मत लेना, ठीक है। और केमिस्ट्री की प्रोजेक्ट फाइल किस तरीके से बनानी है उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अपनी फाइल दिखा रखी है बेसिकली मैंने किस तरीके से बना रखी है चॉकलेट एनालिसिस की। तो बहुत बच्चे पूछते हैं, इट्स सिंपल पे जाना, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, उसमें क्लास 12th प्रोजेक्ट फाइल की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें देख लेना चॉकलेट एनालिसिस की, उसमें सारा इंडेक्स सब कुछ दिखा रखा है, ठीक है। सेम गोज़ फॉर फिजिक्स, बायोलॉजी और होम साइंस की प्रोजेक्ट फाइल, सभी पे ऑलरेडी वीडियोस बन रखी हैं। फिजिक्स पे भी, बायोलॉजी पे, होम साइंस पे 2 वीडियोस हैं, एक में तो एक्सप्लेन कर रखा है और एक में प्रोजेक्ट फाइल दिखा रखी है। इट्स सिंपल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके क्लास 12th प्रोजेक्ट फाइल की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें देख लेना, ठीक है। मेन हमारा फोकस अभी इस वीडियो में रहेगा प्रैक्टिकल्स पे, और जो भी चीज़ें वाइवा में पूछी जाती हैं और जो भी चीज़ें लैब में होती हैं उन सब के बारे में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल। इसमें प्रोजेक्ट का मैं एक पॉइंट भूल गई थी तो उस बारे में भी बात कर लेंगे। बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है, स्लाइड मिलेगी, एक तो 7 अननोन स्पेसिमेन मिल जाएंगे तुम्हें, वो सारे ऑफकोर्स उनके नेम हिडन होंगे और तुम्हें उनके नेम बताने होंगे और 1-2 पॉइंट्स भी उनके बारे में लिखने होंगे, जो भी वहाँ पे टीचर तुम्हें बता देगी, जो भी प्रोसेस है, जो भी तुम्हें लिखना है, राइट। 1-2 एक्सपेरिमेंट शीट में मिलेगी, उस पर तुम्हें प्रैक्टिकल लिखना भी होगा, तो 1-2 एक्सपेरिमेंट्स तुम्हें लिखने होंगे, वो तुम्हारी टीचर तुम्हें बताएगी, परफॉर्म नहीं करने होंगे वो वहाँ पे बायो लैब में, बस तुम्हें लिखने होंगे, ठीक है। ये स्लाइड और अननोन स्पेसिमेन से हटके होंगे, डिफरेंट होंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मतलब जो भी तुम्हारी बायोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल है, सबसे पहले तो टीचर तुम्हें उसमें से मार्क करा देगी कौन कौन से प्रैक्टिकल्स वैलिड हैं, कौन कौन से आएंगे, किन में से आ सकता है, राइट। और उन्हीं में से फिर 1 या 2 कोई भी प्रैक्टिकल्स तुम्हें दे दिए जाएंगे सिर्फ लिखने के लिए। और ये अफवाह जो है कि बुक खुलती है, बुक नहीं खुलती है, प्लीज़ ये अफवाहों पे बिलीव मत करो, रट के जाओ या फिर अच्छे से समझ के जाओ, दैट्स टोटली ऑन यू, बट इन अफवाहों पे मत बिलीव करो कि बुक खुलती है, बुक नहीं खुलती है, प्रैक्टिकल है, मजाक नहीं है। और अब तो कैमरास भी लग गए हैं मोस्टली सारे स्कूल्स में, राइट। और वाइवा में मैंने बताया था, शायद ब्रूट पैरासिटिज्म के बारे में मुझसे पूछा था, किसी चैप्टर से भी पूछ सकते हैं, स्पेसिमेंट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे अनप्रिपेयर्ड होके मत जाना कि सिर्फ प्रैक्टिकल से ही पूछेंगे, नहीं, तुम्हारे सिलेबस में से किसी एक चैप्टर में से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा टीचर हुआ, एग्जामिनर हुआ, तो वो ऐसा भी बोल सकता है कि तुम बताओ तुम्हें कौन से चैप्टर आते हैं, मैं उनमें से सवाल पूछ लेती हूँ, व्हाटएवर हुएवर इट इज़, राइट। बट मोस्टली ऐसा होता है कि टीचर अपनी तरफ से कोई भी सवाल पूछ रहे होते हैं, बुक होती है उनके पास, वो उसी बुक को खोल के कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे होते हैं। सो प्रिपेयर होके जाना, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, वाइवा में तुम थोड़ी सी बायो की रिविजन करके भी जाना, जो भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं उन सब की। मैं बता रही थी, हाँ, प्रोजेक्ट फाइल के बारे में मैंने बनाया था स्ट्रोक पे, राइट, क्योंकि मैं इस स्ट्रोक से फेमिलियर थी, मेरे घर में किसी को हुआ था बेसिकली, सो मुझे इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी जानकारी थी। तो कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले, अगर आप सभी ने अभी तक अप्रूवल नहीं लिया है, मेक श्योर कि आप उस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो। जैसे कि अगर किसी की फैमिली में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है ऑटोमेटिकली उस टॉपिक के बारे में, घर पे उसी की बात तो हो रही होती है, राइट। सो इस टॉपिक से मैं फेमिलियर थी, मुझे पता था, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया। इसी तरीके से ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि फेमिलियरिटी ही ज़्यादा सब कुछ है, बट काफ़ी सारी मेरी स्कूल में ऐसी लड़कियाँ भी थी जिन्होंने डिजीज़ ही मेनली लिया, किसी ने भी ऐसा कुछ वैसे नहीं लिया, बट मोस्टली बच्चों ने डिजीज़ ही लिए थे। जैसे कि एक मेरी फ्रेंड है, उसने ब्रेस्ट कैंसर पे लिया था, राइट। सो कैंसर पे एक तो बहुत बच्चों ने इस चीज़ का कैंसर, उस चीज़ का कैंसर, कैंसर कैंसर कैंसर, पता नहीं इतने कैंसर पे बच्चों ने टॉपिक लिए ना, मतलब हद कर दी कैंसर पे लेने वाली। मेरा तो फिर भी अलग था, बट मेरी टीचर ने, जब मैंने टॉपिक लिया था, जब हमारी प्रैक्टिकल की क्लास होने से पहले ऐसे ही हमारी डिस्कशन चल रही थी क्लास में, तो टीचर ना हम सबको हिंट्स दे रही थी काइंड ऑफ कि किस तरीके के वाइवा में क्वेश्चन आ सकते हैं, कि नॉर्मल जब डिस्कशन क्लास में होती है, और मतलब हम प्रैक्टिकल लैब में बैठे थे, मेरी क्लास टीचर मेरी बायो वाली टीचर थी, सो या तो नॉर्मल डिस्कशन चल रही थी, तो उसमें टीचर सबको बता रही थी कि तुम्हारा कैंसर का टॉपिक है, तुम ये पढ़ के आना। मुझे टीचर ने बोला
तुम अपनी प्रीवियस ईयर की बुक्स की ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ के आना, और मतलब काफ़ी सारे हिंट्स दे दिए थे टीचर ने कि क्या 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 पूछ सकते हैं, राइट। क्योंकि स्ट्रोक का है, और मैंने तो स्पेसिफिकली एक पार्ट ऑफ द ब्रेन के बारे में मुझे इतना भी याद नहीं है, बट मैंने डेफिनेटली प्रैक्टिकल बायोलॉजी प्रोजेक्ट फाइल की वीडियो में ऑलरेडी ये दिखा रखा होगा। तो मेरा जो स्पेसिफिकली ब्रेन के एक पार्ट का था, उसके बारे में भी टीचर ने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पहले से ही बोली थी। मतलब ऐसे नहीं बोला था कि बुला के हाँ भाई ये पूछूंगी। सभी बच्चों की जब नॉर्मल डिस्कशन हो रही होती है तो ट्राई करो कि टीचर से तुम पहले ही पूछ लो कि मैम किस टाइप के, थोड़ा सा बता दो कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। वही क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि तुम्हारी टीचर्स नहीं पूछेंगी, एग्जामिनर्स पूछेंगे। टीचर सिर्फ वहाँ पे बैठी होंगी और क्लास टीचर और वो सब कुछ नहीं बोल रही होंगी, सिर्फ एग्जामिनर्स पूछेंगे। टीचर्स सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिकल होने से पहले जब क्लास डिस्कशंस होती हैं तब तुम्हें हिंट दे सकती हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो मेक श्योर यू यूटिलाइज दैट टाइम। और स्कूल में खाली प्रैक्टिकल का फ्री पीरियड है, उसे बंक ना करते हुए टीचर्स के साथ डिस्कशन करो कि मैम किस तरीके से हो सकता है, मैम थोड़ा सा गाइड कर दो हमें। ये चीज़ें ज़्यादा लाभदायक होती हैं बजाय कि ग्राउंड में जाके बंक करके खुद पढ़ाई करने से। वो भी अलग चीज़ होती है कि मतलब बंक करके पढ़ाई कर रहे हो तो वो भी अलग चीज़ है, गेट इट, बट स्टिल टीचर्स से पूछना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, राइट। और बंक मत करना। मैं यहाँ पे कोई सलाह नहीं दे रही बंक करने की, ठीक है, बंक नहीं करना। कुछ बच्चे होते हैं वो बंक करके पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो अलग चीज़ होती है, वो अलग लेवल के सही बच्चे होते हैं। तो अगर फ्री पीरियड है तो बंक करने की जरूरत ही नहीं है, क्लास में बैठ के पढ़ सकते हो। क्लास में हाँ शोर हो रहा होता है तो ग्राउंड में जाके पढ़ सकते हो, बट दैट्स टोटली डिफरेंट। ऑल आई एम सेइंग इज कि कोई भी फ्री पीरियड है या चाहे तुम्हारे पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हें बंक करना है, या कभी कभार बोलती है ना टीचर कि जाना है तो जाओ, अभी यहाँ पे खाली बैठे हुए हैं, मतलब कुछ पढ़ा नहीं रही होती, उस टाइम को यूटिलाइज करो और टीचर से सवाल पूछो। जितने सवाल पूछोगे उतना तुम्हारी ज़्यादा हेल्प होगी। टीचर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होती हैं, ऐसा मत समझो कि सब कुछ हो जाएगा अपने आप। जितनी हेल्प ले सकते हो अपनी टीचर से उतनी ज़्यादा लो, ठीक है। और रही बात इस बारे में कि कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि टीचर्स हेल्प कर देंगी वाइवा में, वाइवा के टाइम पे अगर हमें याद नहीं आ रहा होगा एक वर्ड याद दिला देंगे। ऐसा नहीं होता, टीचर्स को अलाउड नहीं होता बोलना। ये सिर्फ एग्जामिनर पूछता है और सिर्फ बच्चे जवाब दे रहे होते हैं। टीचर्स सिर्फ देख रही होती है वहाँ पे, काइंड ऑफ, या और उन दोनों में से कोई एक मार्क्स लगा रहा होता है। और भी ऐसे ऐसे छुपा के लगाएंगे ना मार्क्स, ऐसे छुपा के कि उनको लगता है दिख नहीं रहा है, बट दिख रहा होता है, सभी पहचान लेते हैं कितने मार्क्स लगे हैं किसके। या दैट्स डिफरेंट, ठीक है। फिजिक्स के प्रैक्टिकल के बारे में सबसे पहले तो जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है, जो भी तुम्हारा मॉडल होगा वो तो चाहिए ही होगा, साथ में जो तुम्हारी फाइल होगी वो भी। ये बात मैंने एक वीडियो में अपनी शायद मेंशन कर रखी है कि मैंने बाहर से लिया था मॉडल। ये बात जो होती है ना ये अंडरस्टूड होती है। प्लीज़ ये बात अपनी टीचर को जाके मत बोल देना कि मैम हमने ना बाहर से लिया है मॉडल। तुम्हारी टीचर वहीं पे, मतलब तुम जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, मतलब मैं क्या बताऊँ अब तुम्हें, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमारी टीचर तो हमें नहीं बता रही कि कहाँ से लेना है मॉडल। अरे यार मैंने अपनी अरे हद हो गई यार। मतलब ये तो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा ना कि टीचर थोड़ी ना बताए कि तुम्हें कहाँ से मॉडल खरीदना है। ये चीज़ जो है दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन कि तुम बाहर से ले रहे हो। प्रोजेक्ट इसीलिए दिया जाता है ताकि तुम खुद बनाओ। ये तो टॉपिक के बाहर, ये तो सवाल ही बाहर का है कि मतलब मेरी टीचर मुझे नहीं बता रही कि मॉडल कहाँ से। टीचर से मत पूछना जाके, ये अंडरस्टूड चीज़ होती है, तुम्हें खुद अरेंज करना होता है मॉडल, राइट। अगर तुम बना सकते हो, जीनियस हो, तो तुम मॉडल बना लेना। बट प्रोजेक्ट फाइल बनाना ईजी होता है, मैंने भी खुद बनाई थी। मॉडल में मेन दिक्कत आती है, इसलिए बहुत बच्चे मोस्टली बाहर से लेते हैं। पर ये टीचर को जाके कन्फ्रंट करके मुंह पे नहीं पूछते कि मैम हमें बताओ हम मॉडल कहाँ से लें। ये हरकत नहीं करते हैं, प्लीज़ डोंट डू दिस। बहुत बच्चों के कुछ के कमेंट्स भी आते हैं ऐसे करके कि हमारी टीचर ने नहीं बताया कि मॉडल कहाँ से लेना है। ये हरकतें मत करो प्लीज़, ठीक है। और मेरी टीचर ने मुझे पहले ही वाइवा से पहले, मतलब जब हमारी क्लास डिस्कशंस होती थी ऑब्वियसली, तभी हिंट दे दिए थे कि एक्चुअली सभी बच्चों को हिंट दे दिए थे कि सभी के पास मॉडल्स थे, कि सिर्फ मेरे को स्पेसिफिकली सभी को बोलती थी टीचर्स की इन जनरल। टीचर्स जब इसीलिए जब टीचर्स जब बता रही होती है ना, कान खोल के सुना करो। क्लास में बस बातें करने के लिए मत बैठा करो। टीचर्स बता रही होती हैं सही में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो मेरी फिजिक्स वाली टीचर ने पहले हिंट दे दिए थे कि हो सकता है तुमसे मॉडल के बारे में कुछ पूछ लें, या फिर तुम्हें जो चीज़ मिलेगी जिस पे तुम्हें परफॉर्म करना होगा, सपोज प्रिज्म है तो उसके बारे में कुछ पूछ लें। तो मॉडल के बारे में पूछने का सारा डायरेक्ट यही मतलब होता है कि सर्किट के बारे में पूछ लें, ये बताओ ये क्या चीज़ है, ये बताओ ये क्या चीज़ है। तो वो सब चीज़ें तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। अपना दिमाग और कान खोल के सुना करो, सिर्फ बातें करने के लिए मत बैठा करो क्लास में, ठीक है। टीचर जब बता रही है तो कोशिश करो जितने ज़्यादा सवाल हो सके उतने ज़्यादा सवाल पूछो,
क्योंकि टीचर्स इतने टाइम से प्रैक्टिकल होते हुए देख रही हैं, उन्हें पता है कि एग्जामिनर किस टाइप के सवाल पूछते हैं, क्योंकि यार एक पॉइंट के बाद वो भी थक जाते हैं, उनका भी हो जाता है, बस हो जाता है, और वही रिपीट सवाल आ रहे होते हैं, क्योंकि एक एक करके ही बच्चा आ रहा होता है, किसी को कोई बच्चे इतने ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे होते, लास्ट के डेज होते हैं कि किस किस को क्या मिला, और पूरी क्लास बैठ के ग्रुप डिस्कशन नहीं कर रही होती, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं, और 10-15 के बाद तो फिर से वही सवाल आने शुरू हो जाते हैं। कितने ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ लेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते कि क्या तुम्हारे मेटल डिटेक्टर के बारे में पूछ लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, जैसे कि तुम्हारे प्रोजेक्ट से भी पूछ लिया, एनसीईआरटी से भी पूछ लिया, एक तुम्हारे चैप्टर से जो भी तुम्हें चैप्टर आता है, तुम्हारे मॉडल से पूछ लिया, तुम्हें मॉडल दिखा के पूछ लिया, प्रैक्टिकल फाइल से क्वेश्चन पूछ लिया, अब कहीं से भी 4-5 क्वेश्चन तो आ ही रहे होते हैं। वाइवा है का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा, प्रॉपर वाइवा मतलब प्रॉपर सवाल पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर होके जाना। एंड ऑल आई एम सेइंग इज कि टीचर से एक बार फिर भी पूछ लेना, जब ग्रुप डिस्कशन हो रही हो, क्लास की डिस्कशन हो रही हो, तब टीचर से पूछ लेना कि मैम किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। और स्पेसिफिकली अपना जो भी जैसे मेरा मेटल डिटेक्टर था, जो भी तुमने लिया हो प्रोजेक्ट का टॉपिक, उस टॉपिक के बारे में भी टीचर से पूछ लेना कि मैम इस टॉपिक पे किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। अब करते हैं बात होम साइंस के प्रैक्टिकल के बारे में। बहुत बच्चे होम साइंस को कहते हैं अरे होम साइंस ही तो है, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब असली प्रैक्टिकल हो रहा था ना, दिमाग हिल जाता है प्रॉपर कि टीचर ने क्या पूछ लिया, आता वाता कुछ होता नहीं है। मोस्टली बच्चों को पढ़ के आए नहीं होते, हर चीज़ को लाइटली ले रहे होते हैं। सिर्फ खाना बनाना नहीं है होम साइंस, न्यूट्रिएंट्स, उनकी डेफिशिएंसीज, एक एक चीज़ के बारे में प्रॉपर तुम्हें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, राइट। ठीक है, सबसे पहले तो प्रैक्टिकल में स्टिचिंग ज़रूर होगी, सरप्राइज स्टिचिंग। उसके लिए तुम्हें मटेरियल लाना होगा, वो तुम्हारी टीचर्स बता देंगी। बैंक फॉर्म भी फिल करना होता है, उसके लिए फॉर्म लाना होता है, राइट। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग पे के लिए मोस्टली मील कुक करनी होती है किसी एक के लिए, वो भी तुम्हें टीचर को या तो लिखवाना पड़ेगा या तुम खुद डिसाइड करोगे। हर स्कूल में डिफरेंट होता है, राइट। या तो टीचर दोनों में से ही ऑप्शन दे देगी कि जिस पे बनाना है बना लो, राइट। ठीक है, और जो भी तुम डिशेस बना रहे हो उनके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि उस डिश में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि कोई प्रोटीन रिच डाइट बनाई, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, जैसे कि किसी की डिश में विटामिन ए बहुत ज़्यादा है, या विटामिन बी या सी या जो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उनकी डेफिशिएंसी से स्पेसिफिकली इनकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए पहले से ही। फिर ऑन द स्पॉट सिचुएशन भी दी जा सकती है। अच्छा बताओ कि ये मील है, प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग के लिए ये मील है, इसमें किस चीज़ की कमी है और इसमें तुम क्या ऐड करोगे, ठीक है। सही जवाब नहीं दिया, ऑन द स्पॉट मार्क्स कट जाएंगे, सीधी सी बात है। इसके लिए रट्टे नहीं लगा सकते, ये चीज़ तुम्हें ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, और तुम्हें वहीं पे टीचर के सामने एक एक चीज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि अच्छा ये हम इस मील में खिचड़ी दे रहे हैं, यहाँ रोटी या फिर टीचर पूरा दिन का प्लान बता सकती है कि अभी हमने खिचड़ी दी, फिर हमने रोटी दी, फिर हमने ये दिया, फिर नेक्स्ट मील में हमने ये दिया, अब इससे हमें विटामिन ए मिल गया, इससे बी मिल गया, सी मिल गया, इससे ये वाली मिल गई, प्रोटीन मिल गया सपोज, अब कौन सा विटामिन रह गया या कौन सा मिनरल रह गया, किसकी कमी, अक्सर कभी कभार आयरन भी होता है, राइट, या खुद वो चीज़ें 4-5 ही तो हैं यार, किसकी कमी हो गई यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ें रटने वाली नहीं है, ये समझने वाली हैं, पहले से ही पढ़ के जाओ। प्रैक्टिकल सिर्फ खाना बनाना नहीं है, न्यूट्रिएंट्स, उनकी डेफिशिएंसीज और सब कुछ पता होना चाहिए। स्टिचिंग आनी चाहिए, सरप्राइज स्टिचिंग है, तुम्हें पहले से ही नहीं बताएगी टीचर कि तुम्हारे पास ये स्टिचिंग आने वाली है। 4-5 है मेरे ख्याल से, मैंने प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट फाइल की वीडियो बनाई है उसमें शायद दिखा भी रखी है स्टिचिंग शायद से, राइट। सो ये चीज़ भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो पहले से ही प्रिपेयर होके जाना, होम साइंस के प्रैक्टिकल को लाइटली मत लेना, क्योंकि जब टीचर मेन वाइवा पूछ रही होती है बहुत बच्चे ब्लैंक होते हैं, ठीक है। और वो बना लेना, क्या कहते हैं, मेन्यू कार्ड नहीं होता वो जो फोल्ड करके रखते हैं, उसको आप जैसे ट्रे में तुम अपनी मील सर्व करोगे तो वहीं पे मेन्यू कार्ड को भी रख देना। उस मेन्यू कार्ड में लिखा होना चाहिए कि ये इस डिश में कौन कौन से विटामिन या मिनरल्स या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, राइट। उससे एक इम्प्रेशन बनता है और ऐसा अच्छा भी लगता है कि प्रेजेंटेशन सही करी हुई है बच्चे ने, ठीक है। ठीक है, आई थिंक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। मेन प्रैक्टिकल्स के बारे में हमने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बात करी है। प्रोजेक्ट फाइल के बारे में मैंने बता दिया है कि तुम्हें कहाँ से वीडियोज़ मिलेंगी देखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई सवाल हो आपके पास, कोई डाउट्स हो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल को लेके, मुझे पता है अभी बहुत सारे बच्चों के प्रैक्टिकल्स नहीं हुए हैं, स्कूल में अभी तक कराए नहीं गए हैं, दैट्स ओके, टाइम मिलेगा प्रैक्टिकल्स करने के लिए भी, प्रैक्टिस करने के लिए भी,
और उन्हें परफॉर्म करने के लिए भी, तो उस बारे में चिंता मत करो। पर अभी कोई सवाल हो, कोई डाउट्स हो, तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी उन सभी का रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।